कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले। मैं हूं आफ्ताब आलम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पीडीए यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस से दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से एसडीपीआई के सिंबल पे लड़ रहे नूरुद्दीन जंगी साहब। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एसडीपीआई से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अपने दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र को चुना है, क्यों? असल में दरभंगा में जो अभी दोनों कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वो दोनों आरएसएस से बिलोंग करते हैं। अभी भले वो आरजेडी में आ गए हों, पुराने विधायक जो गामी जी जो खड़े हुए हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे गामी जी का बैकग्राउंड देखा जाए तो वो आरएसएस के कैडर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को गाली दी है, फेसबुक पे उन्होंने अपने पेज पे गाली दी है, वो इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करता है वो कट्टर बिल आरएसएस के समर्थक हैं। ऐसे स्थिति में मुसलमानों के पास कोई चॉइस नहीं बचता है, इसलिए मुसलमानों और दलितों को और हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए एसडीपीआई यहाँ दरभंगा से खड़ी हुई। क्या सिर्फ आपकी लड़ाई मुसलमानों और दलितों के लिए ही होगी? असल में जो भी कमज़ोर तबका है, हमारा नारा ही है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। और आज भूख और खौफ के आलम में सिर्फ दो तबका जी रहा है। मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई है और दलितों की आवाज़ उठाने के लिए कोई भी दूसरे लोग मौजूद नहीं हैं। इसलिए मुसलमानों और दलितों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। जब दो दबे कुचले लोग एक साथ होंगे और एक साथ जब हो जाएंगे तो ये लोग जो हम लोगों को शोषण कर रहे हैं वो हमारा शोषण नहीं कर सकते। उधर असदुद्दीन ओवैसी हैं एमआईएम के चीफ, वो कहते हैं कि हम दलितों की आवाज़ है, मुसलमानों की आवाज़ है, लेकिन आपके अलायंस में नहीं है। जी, 12 हमने उन्हें अलायंस में आने की दावत दी है। अब उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाज़ उठाते हैं, उनका इस बात पर मैं एहतराम करता हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं बिहार में कई ऐसे फ्रंट तैयार हैं। आप जीडीपीए जैसे असदुद्दीन ओवैसी मायावती की पार्टी मिलके, पीडीए अगर बात की जाए तो आपकी है, जिसमें पप्पू यादव और आप एसडीपीआई, और उधर एनडीए प्लस महागठबंधन, और तीसरे पीछे से एलजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो क्या आपको क्या लगता है आपका मुकाबला किससे होगा? असल में बिहार की स्थिति जो है ना अभी बिल्कुल नाजुक स्थिति है और हमको लगता है ज़्यादातर कुछ लोग या तो कुछ आम तबका कंफ्यूज में है, लेकिन बड़ा तबका बहुत अच्छे से आज की राजनीति समझ रहा है। असल में आप गौर से देखिए जिस तरह से आरजेडी का टिकट बांटा गया है, तकरीबन 45 टिकट के आसपास ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो आरएसएस बैकग्राउंड से हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए दरभंगा में जो अमरनाथ गामी को दिया गया है, या अलीनगर से जिनको टिकट दिया गया है विनोद मिश्रा को, ये लोग आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं। और 45 लोगों को, सिर्फ यही नहीं कि 45 लोगों को टिकट दिया गया है, उसके अलावा आप देख लीजिए कि लालू यादव जी जब बहुत ज़्यादा बीमार थे, जब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उनका इलाज चल रहा था, उस वक्त जब हेल्थ के इश्यूज़ पे उनको बेल मांगा गया, उस वक्त बेल नहीं मिलता है, लेकिन एक बैग अभी बेल मिल जाता है 3 केसेस में, और चौथे लास्ट केस में 9 नवंबर को बेल मिलना है उनको। इस तरह की बात आती है। और आखिरकार आप ये देखिए जेडीयू के खिलाफ जिस तरह से, हालांकि एनडीए का घटक दल है, उसके खिलाफ जिस तरह से बीजेपी ने लोजपा को उतारा है जगह जगह पे उसके खिलाफ, ये तमाम चीज़ें साफ साफ इंडिकेट करती हैं कि पोस्ट इलेक्शन अलायंस बीजेपी और आरजेडी के बीच होगा और आरजेडी और बीजेपी मिलकर के हुकूमत बनाना चाहती है। और इसके लिए उन्होंने ये हथकंडा अपनाया है कि एक तरफ जो उनके खिलाफ में वोट है वो आरजेडी को आ जाए, दूसरी तरफ बीजेपी के जो समर्थन में वोट है दोनों आ जाए, और दोनों एक साथ मिलकर के एक साथ आ जाएगा और दोनों मिलकर के आसानी के साथ हुकूमत बना सकती है। ये उनका एजेंडा है। एक बात बताइए, जिस तरीके से आपकी पार्टी जिस अलायंस में है, पप्पू यादव ये प्रतिज्ञा पत्र लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं जी, और ये कह रहे हैं कि मेरा ये प्रतिज्ञा पत्र देखिए, इस आधार पे आप वोट करिए जी, आपको इसको कैसे दें? असल में
इस अलायंस को समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा। अभी जो भी सिचुएशन है, पूरे हिंदुस्तान की हालत जो है, पूरी इंडिया की जो हालत है, उसमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लड़ रही हैं, वाकई लड़ रही हैं। आप देखिए जिस तरह से पप्पू यादव जी ने हर इश्यूज़ पे उठ रहे हैं, हर इश्यूज़ पे खुल करके बोल रहे हैं, और जब क्लैमिटीज़ आती है लोगों की मदद के लिए उसी तरह से पहुंच रहे हैं। उसी तरह से आप भीम आर्मी जो पार्टी है, पॉलिटिकल विंग है ASP चंद्रशेखर रावण जी की, आप उनके बारे में देखिए। चाहे उनके साथ लाख पुलिस उनको जेल में NSA लगा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो दलितों के संघर्ष और मुसलमानों के संघर्ष, दबे कुचलों के संघर्ष को लेकर के हटने के लिए तैयार ही नहीं है। उसी तरह से आप SDPI के बारे में देख लीजिए। जब हम लड़ने के लिए जा रहे हैं दलितों के खिलाफ, दलितों के समर्थन में, दलितों पर जो जुल्म हो रहा है, दलितों का अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम लड़ने जा रहे हैं, या मुसलमानों पर जिस तरह से जुल्म और सितम हो रहा है, उस इश्यूज़ पे जब हम लड़ने जाते हैं तो हमें आतंकवादी तक कह देती है ये सरकार। ये फासिस्ट सरकार जो BJP की सरकार है वो हमें आतंकवादी कहती है, और ये बड़ा ही ख़तरनाक इशू है ऐसे वक्त में जब प्रजातंत्र के लिए, जब डेमोक्रेसी के असल प्रतीक हम ही लोग हैं, और हम लोग लगातार, इसीलिए हमारा नाम भी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक इलाज। लगातार हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लगातार उन बातिली ताकतों से या उन फासिस्ट ताकतों से लगातार ये लोग लड़ रहे हैं अपने अपने तरीके से। बिहार के युवा काफी उत्सुक हैं, पता है क्यों? बिल्कुल। NDA ने ये वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने कहा है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आप इन दोनों के वादे को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं आपसे, आप भी देख रहे हैं NDA ने क्या नहीं वादा किया। इससे पहले 15 लाख का वादा करना, उसके अलावा हम ये कर देंगे, सौराष्ट्र यानी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं क्या 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 नारा दिया, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है? आज सब चीज़ें हिंदुस्तान की प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं, सब चीज़ों को बेच दिया है। इकोनॉमिकली आज रुपये की हालत सबसे ज़्यादा बदतर हालत में है, जो डॉलर के मुकाबले में आज तक इस तरह की हालत इंडिया की आज़ादी के बाद भी नहीं थी जिस तरह की आज हालत है। उस वक्त भी उतना डॉलर उतना ज़्यादा मतलब महंगा नहीं था रुपये के मुकाबले में जो आज। चलिए हम आप दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र पर आते हैं। जी। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए, खास करके दरभंगा शहर के लिए जल जमाव एक सबसे बड़ी समस्या है। जी। तो आपके पास क्या रोड मैप है जो आप दरभंगा के नागरिकों को जल जमाव की समस्या से निजात दिला पाएंगे? जल जमाव के 2-3 खास कारण हैं। एक तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया जाना, दूसरी बात करप्शन। नाले जो बनाए जाते हैं वो करप्शन का शिकार होते हैं, और ड्रेनेज सिस्टम का बिल्कुल सही ढंग का निज़ाम नहीं है। शहर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सही ड्रेनेज सिस्टम की, साथ ही साथ उसके साथ सही रोड की, और जो इंक्रोचमेंट की समस्या है उससे पूरी तरह से निदान पाने की। ये 3 समस्याएं एक साथ मिलकर के आएंगी, तभी जा कर के सही ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा और ये पानी की निकासी सही ढंग से हो सकती है। ट्रैफिक की भी बहुत बड़ी समस्या है। जी, उसी में आ जाता है एक्चुअली। आप जो है ना, ये ट्रैफिक का मामला जो है, आप देखिए रोड बिल्कुल सिकुड़ करके रह गया है इंक्रोचमेंट की वजह से। ये इंक्रोचमेंट की समस्या जो है ना, और रोड को या तो 1 वे किया जाए या तो 2 वे, बिल्कुल 2 वे बनाया जाना चाहिए, तो सही ढंग से बनाना चाहिए। इंक्रोचेज हटें, सड़क की चौड़ाई बढ़े, उसके बाद जाकर ये समस्या ऑटोमेटिकली हटेगी। आपके सामने जो अभी कैंडिडेट हैं, संजय सरावगी पिछले 15 सालों से विधायक हैं जी। वही अमरनाथ गामी 10 सालों से विधायक है, लेकिन वो हयाघाट से थे, अभी दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। तो आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा उनके सामने चुनाव लड़ना? जाहिर है 2 अमीर तरीन लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, दोनों RSS से बिलोंग करते हैं, दोनों का बैकग्राउंड RSS का है, और दोनों अभी MLA हैं। उसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं। यही हमारे लिए काफ़ी है कि उनके खिलाफ हम खड़े हुए हैं और पूरी ताकत के साथ हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। ये हमारे लिए कि हम अपनी बात खुल करके रख रहे हैं, उनसे डरते नहीं, उनको जो करना है जो करें। लेकिन ये बात सच है, और सच मैं पूरी मतलब डंके की चोट पे कहता हूँ कि वो अमरनाथ गामी जिसने पिछली बार बयान दिया था कि हर मुसलमान के घर में वो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। आप याद रखिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपके चैनल पे अगर SDPI आई और इस तरह के उल जुलूल बक्का, तो इनकी जुबान खींची जा सकती है कानूनी तौर पे। सिर्फ इनकी या अन्य सभी नहीं, इस तरह की जो बात करेंगे जो लोग संविधान के खिलाफ
उल्टी पुल्टी बात करेंगे और इस तरह की बात करेंगे तो उनकी लगाम लगाना जानती है SDPI इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिहार, देखिए बिहार में कई सारे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से दरभंगा में 1.5 साल की बच्ची का रेप होता है, जिस तरह से उसके अलावा बिहार में दिन रात रेप के केसेस हैं। बिहार में अभी कल गोली मारा गया है एक MLA को, जिस तरह से वो साफ इंडिकेट कर रहा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म है। और सब लॉ एंड ऑर्डर जो है ना यहाँ पे यानी आप देख लीजिए सरकार के इशारे पर, सेंट्रल सरकार जो है उसी के इशारे पर सब काम कर रहा है। आज मजबूर है, आज कोई चाह करके भी, आज आप देखिए कि अगर कोई दंगा होता है एक तरफा कार्रवाई की जाती है, इस पे बोलने वाला कोई नहीं। आज सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा के अगर तरक्की को देखना है तो एक चीज़ ख़ास तौर पे दरभंगा की तरक्की के नाम पर सब लोगों ने कॉम्युनल कार्ड तो खेला है। दरभंगा की जो मेन समस्या है आज पानी बहुत ज़्यादा नीचे लेयर चला गया है और उसके बावजूद भी पानी टंकियां बनाई जा रही हैं। ये करप्शन का बहुत बड़ा खेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली होना ये चाहिए था कि बरसात का जो पानी होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज वाटर के हैं, उसके 90% जो पानी बह जा रहे हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके लिए शहर के आसपास एक बड़ा तालाब बना करके उन पानियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और वही वाटर हम यूज़ करें, बजाय इसके कि पानी टंकी बना करके यूज़ करें। पानी टंकी के बजाय हम इसको यूज़ करें तो ये काफ़ी लाभदायक होगा। अब दरभंगा शहर के लिए कोई एक काम ऐसा बताए जिनको आप जीतते ही ख़त्म करना चाहेंगे, जिनको आप जीतते ही पूरा करना चाहेंगे। एक सबसे बड़ा ये है कि मैं इस बात को कहता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी, सबसे पहले मैं ये जो जल का समस्या है ना, ड्रेनेज सिस्टम सही करूँगा और दूसरा साथ ही साथ एक ऐसे झील का निर्माण करूँगा जिससे नेचुरल वाटर जो 90% बर्बाद होता है उस वाटर का इस्तेमाल हो। साथ ही साथ मैं इस बात का यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जो युवा लोग हैं जो रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, मैं उनके लिए वादा करता हूँ कि अगर SDPI जीतती है तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ और नेशनल कंपनीज़ उनका आकर यहाँ इंटरव्यू लेगी और यहीं से उनको इंशाल्लाह उनको जॉब मिलेगी। दरभंगा शहर के लिए जी, आपने कोई एक ऐसा काम बता दीजिए जो आप जनता के दिल में बसे हों ताकि जनता आपको चुने, या दरभंगा शहर के लिए या दरभंगा वासियों के लिए कोई आवाज़ उठाए हों आप। दरभंगा में जब भी कोई मामला हुआ है, ख़ास तौर पे आप ये देखिए कि कई सारे दरभंगा के बिहार में भी कई सारे मॉब लिंचिंग के वाक़यात हुए। हमको लगता है कि ज़्यादातर मॉब लिंचिंग केसेस को मैं देखने गया हूँ, हालांकि बहुत सारी चीज़ों को, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बावजूद उसके मैं गया हूँ और उसका सामना किया है मैंने खुल करके और उनकी हिमायत की और उनकी हिमायत में खड़ा रहा हूँ जहाँ तक पॉसिबल है। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी जो ज़ैनुल अंसारी साहब को मारा गया था, जिस तरह से उस केस को जिस तरह से दबाया जा रहा था, अगर SDPI की टीम, अगर हम लोग नहीं जाते तो उस केस को शायद नहीं उजागर किया जा सकता था। बड़ी मुश्किल के साथ, बहुत मुश्किलों के बावजूद हम लोग उसको उजागर करने में कामयाब हुए। उसी तरह से यहाँ है बाबरी मस्जिद के लिए, बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाने के लिए खुलेआम बहुत सारी चीज़ों के चैलेंजेस के बावजूद हम लोग बाबरी मस्जिद के इंसाफ के लिए लड़ते रहे हैं। लगातार कोई नहीं लड़ा है, लेकिन हम लोग बिल्कुल SDPI की टीम खुल करके इसके लिए बाबरी मस्जिद के लिए आवाज़ उठाती रही है। और मैं अब भी आपको ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद तब तक, चाहे राम मंदिर जितना ही भव्य बना दिया जाए बाबरी मस्जिद के मलबे पर, बाबरी मस्जिद का दावा तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक बाबरी मस्जिद को इंसाफ नहीं मिल जाती। अच्छा, चलिए आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से जी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि हालात बद से बदतर है। दरभंगा को बचाने के लिए आप SDPI का साथ दें, SDPI को चुनें। इंशाअल्लाह लॉ एंड ऑर्डर की मैं इस बात की ज़मानत देता हूं कि जब SDPI आएगी तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आप हमारे साथ इसी तरीके से चैनल पर बने रहेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव की हम तमाम छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।